नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे मालती जोशी जी की कहानी गतांक से आगे। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए गतांक से आगे। सुबह उठी तो लगा सर थोड़ा भारी है, शायद हरारत भी थी। वैसे इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। महीने भर से मैं अपने शरीर पर मनमाना अत्याचार कर रही थी। उसे घड़ी भर भी चैन लेने नहीं दिया था। पहले रिश्तेदारों को ढेर सी चिट्ठियां लिखी, फिर खरीदारी, निमंत्रण पत्रों का वितरण, मेहमानों की आवभगत, फिर शादी की हड़बोंग, रिसेप्शन का सरंजाम। इसके बाद मेहमानों की विदाई का सिलसिला शुरू हुआ। सबके बाद बेटियों की रवानगी। कल सुबह 5 बजे जीटी से नूपुर नागपुर गई है। रात 10:30 बजे झेलम से पायल पुणे के लिए रवाना हुई। अब आज सौम्या और कुणाल गोवा जा रहे हैं। मैंने अपने कुनमुनाते शरीर से कहा, भैया 3-4 घंटे और सब्र कर ले। बच्चों को खुशी खुशी हनीमून पर निकल जाने दे। वैसे ही बेचारे लेट हो गए हैं। कुणाल के पिताश्री का सख्त आदेश था कि घर में जब तक मेहमान हैं ये लोग कहीं नहीं जाएंगे। इन लोगों को तो ज़िंदगी भर साथ रहना है, पर मेहमान रोज़ रोज़ थोड़े ही आएंगे। उठने लगी तो अनजाने ही मुंह से एक कराह निकल गई। क्यों, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है। इन्होंने सिर से रजाई हटाकर औपचारिकता निभा दी। तबीयत को क्या हुआ है? मैंने चिढ़कर कहा। सर्दी में बिस्तर छोड़ने का दिल नहीं कर रहा, बस। फिर मैं कमरे में रुकी ही नहीं। जरा भी अलसाती तो इन्हें संदेह हो जाता। किचन में आकर मैंने झटपट चाय बनाई। पंडित ईमानदारी से सुबह आ गया था। उसके हाथ कमरे में चाय भिजवाई, उसे मेन्यू समझाकर और फिर नहाने चली गई। पहला लोटा उड़ेलते ही मेरी घिघी बंद गई। हे भगवान, कहीं सचमुच बुखार तो नहीं चढ़ रहा? इससे तो अच्छा था कि नहाने की छुट्टी कर देती या फिर देर से नहा लेती। पर वह एक वहम सा मन में बैठ गया है ना कि कोई बाहर गांव जा रहा हो तो नहाना धोना पहले निपटा लेना चाहिए। मेरी सास तो बाद में कपड़े भी नहीं धोने देती थी। किसी तरह कपड़े पहने और बाहर आई। बिंदी लगाते हुए सोचा, बच्चों को अब जगा देना चाहिए। आवाज़ देते संकोच तो होता है, लेकिन नहीं दूंगी तो फिर लेट हो जाएंगे। पर बाहर आकर देखा सौम्या उठ आई थी। गुलाबी साड़ी में वह ताजे खिले गुलाब सी लग रही थी। हैदराबादी मोतियों के इकहरे सेट को छोड़कर शरीर पर एक भी गहना नहीं था। कल रात ही वह सारे जेवर मुझे दे गई थी। कुणाल कह रहा था, मम्मा ये तुम्हारी बहू है या ज्वेलरी बॉक्स? इसे लेकर तो मैं सिनेमा भी नहीं जा सकता, गोवा क्या जाऊंगा। इतने दिनों तक उसका गहनों से लदा फंदा रूप देखने के बाद यह निराभरण सौंदर्य बड़ा मोहक लग रहा था। मैं ठगी से उसे देखती ही रह गई। मेज पर नाश्ता लगाते हुए उसने पता नहीं कैसे मेरी उस अपलक दृष्टि को अनुभव किया। पलटकर उसने मेरी ओर देखा और फिर झुककर मेरे पैर छू लिए। मैंने दोनों हाथों में उसका चेहरा थामकर माथे को हल्के से चूम लिया। हाय मम्मी जी, आपको तो बुखार है। उसने मेरे दोनों हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा। मैंने जल्दी से अपने हाथ छुड़ा लिए और कहा, डॉक्टरों को तो बस हर जगह पेशेंट ही नज़र आते हैं। अब ज़िंदगी भर तुम्हें यही करना है, लेकिन इन 8-10 दिनों में डॉक्टरी नहीं करोगी, समझी? अब जाओ और उस लेट लतीफ़ को जगाओ, नहीं तो प्लेन छूट जाएगा। इसके बाद मैं नाश्ते के सरंजाम में लग गई और ख़ुद भी अपनी नासाज तबीयत को भूल गई। उतनी सुबह मैंने इडली, बड़ा, सांभर, चटनी सब बनवा लिया था। मिठाइयों का तो अंबार ही घर में लगा हुआ था। पूरी मेज़ डोंगों से खचाखच भर गई थी। कुणाल, तुम्हारी मम्मी को शायद पता नहीं है कि हवाई जहाज़ में नाश्ते का भी प्रावधान होता है। इन्होंने चुटकी ली। मुझे सब पता है और वहाँ नाश्ता जैसा मिलता है वह भी मालूम है, मैंने तुनक कर कहा। खाना तो डैडी सब जगह मिलता है, पर मम्मी के हाथ का स्वाद थोड़े ही मिलता है। मेरा तो मन हो रहा है
कि ऊँट की तरह 8-10 दिन का इकट्ठा ठूंस लूँ। ज़्यादा मक्खनबाजी की ज़रूरत नहीं है। खाते हुए ज़रा अपनी घड़ी की तरफ भी देखते जाओ। मैंने झूठ मूठ की डांट लगाई, पर भीतर से मैं पुलकित हो रही थी। अपने छौने पर प्यार उमड़ रहा था। चलते समय दोनों ने पैर छुए तो उन्हें छाती से लगाकर प्यार करने का मन हो आया, पर डर गई। अगर सचमुच बुखार हुआ तो कुणाल फौरन पकड़ लेगा। फिर उसके पिताजी हाय तौबा मचाने लगेंगे। जाते हुए बच्चों का मूड बेवजह खराब हो जाएगा। इन्हें तो बस चिल्लपो मचानी आती है, करेंगे धरेंगे कुछ नहीं। अगर बुखार ज़्यादा हुआ तो कुणाल को रोक भी लेंगे, कोई भरोसा नहीं है। हवाई अड्डे से लौटते हुए इन्होंने पूछा, कहीं बाजार वगैरह जाना है या घर ही छोड़ दूं? क्योंकि मैं तो अब सीधे दफ्तर जाऊंगा। लंच पर भी वेट मत करना। बाजार में अब क्या रखा है, बहुत ख़रीदारी कर ली। मुझे तो आप घर ही छोड़ दीजिए। तबीयत भी कुछ भारी लग रही है। बीपी तो नहीं बढ़ गया? कुणाल से चेक करवा लेती। क्यों, शहर में डॉक्टर नहीं है क्या? जाते जाते भी उन्हीं को बोर करती। इसमें बोर करने की क्या बात है? इट इज़ हिज प्रोफेशनल ड्यूटी। और आपकी कोई ड्यूटी नहीं है, मैंने मन ही मन भुनभुनाते हुए कहा। यह भी तो नहीं होगा कि आधे दिन की छुट्टी ही ले लें। अच्छा, टेक केयर, इन्होंने गेट के बाहर ही गाड़ी रोकते हुए कहा। और लंच पर इंतज़ार मत करना। सुन लिया, कितनी बार बताएंगे? मैं फिर भुनभुनाई। तब तक गाड़ी नज़रों से ओझल हो चुकी थी। इतने दिनों की गहमा गहमी के बाद वह खाली घर एकदम भाएं भाएं कर रहा था। भीतर पांव देते ही लगा, यह सन्नाटा मुझे लील जाएगा। रसोई में झांकने की भी इच्छा नहीं हुई। पंडित को सब कुछ समेटने के लिए कहकर दोपहर की छुट्टी दे दी और खुद कमरे में आ गई। कपड़े भी नहीं बदले और बिस्तर में दुबक गई। लेटते ही झुरझुरी हो आई। फिर तो शरीर कांपने लगा, दांत किटकिटाने लगे। इनकी भी रजाई ओढ़ ली, फिर भी ठंड थी कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैंने सावित्री को आवाज़ दी कि बड़ी पेटी में से एक और रजाई लाकर डाल देना, पर वह शायद आंगन में बर्तन मांज रही थी। पंडित भी चला गया था। न मेरी आवाज़ निकल रही थी, न मुझ में उठने की हिम्मत थी। यूं ही ठिठुरती हुई पड़ी रही। सोच लिया, बहुत होगा तो गद्दे के नीचे दुबक जाऊंगी, पर भाग्य से उतनी नौबत नहीं आई। धीरे धीरे मेरी कपकपी कम हुई, दांतों का बजना भी बंद हुआ और मैंने राहत की सांस ली। तब अचानक मेरे मन में एक विचार कौंधा और मैं कांप गई। कहीं मेरे शरीर में मेरी सास की आत्मा तो नहीं आ गई? नहीं तो इस तमाशे का मतलब क्या है? अगर 4 घंटे पहले ही यह सब होने लगता तो क्या ये कुणाल को जाने देते, या कुणाल के ही पांव कैसे उठ पाते? मैंने ईश्वर को लाख लाख धन्यवाद दिया कि उसने मेरी लाज रख ली। नहीं तो बहू रानी मुझे ज़िंदगी भर कोसती रहती, जैसे मैं परम पूजनीय अम्मा जी को कोसती हूँ। मुझे अपने दिन याद आए। उस समय हनीमून पर जाने का रिवाज इतना आम नहीं था। यूँ जाने वाले जाते भी थे, पर हमारे घर में वह सवाल ही नहीं उठा। मैंने भी खास बुरा नहीं माना। घर में एक अकेली सास ही थी। सोचा अपना हनीमून तो घर में ही मन सकता है। यह तो बाद में पता चला कि यह जो एक अकेली औरत है, पति की मुकम्मल दुनिया है। श्रवण कुमार के बाद इतिहास में इनका ही नाम लिखा जाएगा। पहली बार सुबह सुबह चाय बनाकर इन्हें जगाया तो फरमान मिला कि सुबह की चाय अम्मा जी के कमरे में पी जाती है। रात के बासी कपड़ों में उनके सामने जाते संकोच हुआ। चाय मैंने उनके बेटे के ही हाथ भिजवाई और खुद डाइनिंग टेबल पर अकेली बैठकर चाय पीती रही। सारा रोमांस हवा हो गया। खाना तो खैर सुबह शाम साथ ही होता था, पर चाय भी कभी अकेले पीनी नसीब नहीं हुई। शाम को ये दफ्तर से लौटते तो माताजी दरवाजे पर ही लपक लेती। फिर चाय नाश्ता सब वहीं उनके साथ होता। दिन भर के सारे हालचाल वे माँ को सुनाते, वे रस ले लेकर सुनती। मैं तटस्थ श्रोता की भूमिका निभाती। इसके बाद जब वे कमरे में लौटते तो रीत चुके होते, पस्त होकर पड़े रहते। दिन भर की मेरी आतुर प्रतीक्षा व्यर्थ हो जाती। कितना कुछ अनकहा रह जाता। शाम को कहीं घूमने जाना हो या पिक्चर देखनी हो
उस समय माँ का अकेलापन इन्हें अपराध बोध से भर देता। लिहाजा यथासंभव हम तीनों ही साथ बाहर निकलते या फिर घर में बैठकर रमी खेलते। अपवाद तो केवल उन शामों का होता था जब हम दोनों कहीं निमंत्रित होते थे। महीने भर में ही मैं इस रूटीन से ऊब गई। कहीं बाहर जाने के लिए मन फड़फड़ाने लगा। तभी पता चला ये किसी सेमिनार के लिए पटना जा रहे हैं। मैंने सोचा ना सही कश्मीर, मसूरी या कुल्लू मनाली, अपन पटना ही चले जाएंगे, कुछ तो चेंज होगा। प्रतीक्षा करती रही कि ये मुझसे भी चलने के लिए कहेंगे, अम्मा जी से मेरे लिए औपचारिक अनुमति मांगेंगे। पर जब इन्हें अपना अकेले का ही सूटकेस जमाते हुए देखा तो लड़िया कर पूछ ही लिया, हम भी चलें? कहाँ? आपके साथ। मेरे साथ? तुम वहाँ जाकर क्या करोगी? कुछ नहीं, बस यूं ही घूम लेंगे, हो सका तो लौटते समय कलकत्ता हो आएंगे। और अम्मा, इतने दिनों तक क्या वह यहाँ अकेली रहेंगी? इतने दिन कहाँ, हफ्ते 10 दिन की ही तो बात है। इतना अकेले तो वे पहले भी रह लेती होंगी। पहले की बात और है, तब मजबूरी थी। वैसे भी मुझे लगता है शी इज़ नॉट वेल। कल सारी रात खांसती रही हैं। इसके बाद कुछ कहना सुनना व्यर्थ था। उसके बाद मैं मुंह फुलाकर बैठी रही। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जाते समय भी बार बार अम्मा का ध्यान रखने को कह गए, जैसे मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं था। उनके जाते ही मैंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और रोती रही। 2-1 बार अम्मा जी ने किसी कारण से आवाज़ भी दी तो मैं अनसुना कर गई। उन पर तो मुझे सबसे ज़्यादा ताव आ रहा था। अपने बेटे की परम भक्ति को जानती तो हैं। आगे बढ़कर खुद ही कह देती कि बहू को ले जाओ तो क्या बिगड़ जाता। क्या 2 दिन से मेरा उतरा हुआ चेहरा उन्होंने देखा नहीं होगा? पर जानबूझकर अनजान बनी रही। दोपहर को रामदेई कपड़े रखने कमरे में आई तो बोली, बहू जी, अम्मा जी चाय के लाने बैठी हैं। मन मार कर उठना ही पड़ा। अम्मा जी को चाय बनाकर दी और फिर शाम के खाने की तैयारी शुरू कर दी। उससे तो मुझे मुक्ति नहीं थी। अम्मा जी और रामदेई पूरे वक्त मेरी सूजी हुई आंखों को देखती रहीं, पर किसी ने कुछ नहीं कहा। रात खाने के समय मेरी पेशी हुई। बोली, इतना ही था तो साथ चली जाती। नौकरों चाकरों के सामने नौटंकी क्या अच्छी लगती है? मुझे तो जैसे आग लग गई। तो मैं नौटंकी कर रही थी। आदमी कम से कम भाषा का चुनाव तो ठीक से करे। गुस्सा तो बहुत आ रहा था, फिर भी संयम बरत कर कहा, साथ जाने की बात तो थी, पर आप जो अकेली रह जाती इसलिए। अरे हमारा क्या, हम तो अकेलापन लिखा कर ही आए हैं। तुम्हें 8 दिन का बिछोह भारी पड़ रहा है और यहाँ 14 साल से बैठे हुए हैं। मैं तो स्तब्ध रह गई। ये कैसी महिला है? किस प्रसंग की तुलना किस प्रसंग से कर रही हैं? बहू तो जैसी भी है पराई है, पर कम से कम अपने बेटे का अमंगल तो न सोचें। पता नहीं क्यों मुझे उनसे एकदम वितृष्णा सी हो आई। सोच लिया कि इस औरत के सामने अब मैं कभी अपनी कमजोरी का प्रदर्शन नहीं करूँगी। इन्हें दोबारा कुछ कहने का मौका नहीं दूंगी। मुझे तो बस उनके सुपुत्र की प्रतीक्षा थी। यह बात तो मैं उनसे ज़रूर कहूँगी। वे भी तो जान लें कि उनकी परम पूजनीय माताजी क्या चीज़ हैं। ये पूरे 12 दिन बाद लौटे। दिन भर मैं कुलबुलाती रही, पर कुछ कहने सुनने का मौका ही नहीं मिला। हस्बे मामूल पहला मौका अम्मा जी को ही मिला। उन्होंने मेरी शान में काफ़ी कसीदे पढ़े होंगे, क्योंकि ये रात को सोने के लिए आए तो भरे हुए थे। आते ही बोले, छी, ये क्या बचपना करती हो? अम्मा इतना ऑकवर्ड फील कर रही थी। भला इसमें रोने धोने की क्या बात थी? मैं कोई विदेश तो नहीं गया था। उनकी इस बात पर मैं इतना रोई कि रोते रोते सुबह कर दी। मेम साहब, खाना नहीं खाएंगी क्या? साहब भी अभी तक नहीं आए, 2 बज रहे हैं। सावित्री मेरे सिरहाने खड़ी होकर पूछ रही थी। जैसे ही मैंने कुछ कहने के लिए रजाई हटाई, वह चौंक पड़ी। अरे, आप तो रो रही हैं, बाबा की याद आ रही है। यह बात ठीक नहीं है मेम साहब। अब तो जी कड़ा करना होगा। अब तो बहुरिया आ गई है। अब बाबा अपने अकेले के थोड़े ही हैं। मुझे लगा सावित्री अगर इसी तरह बोलती रही तो मैं सचमुच फपक कर रो पड़ूंगी। उसे टालने की गरज से मैंने कहा,
सुबह नाश्ता बहुत हो गया था ना, इसीलिए आज साहब भी नहीं खाएंगे। मुझे भी भूख नहीं है। तुम खा पी कर हॉल में आराम करो। चाहो तो टीवी खोल लेना। किसी का फ़ोन आए तो बता देना घर में नहीं हूँ। 2 रातों की जागी हूँ, ज़रा सोना चाहती हूँ। तबीयत खराब होने की बात मैंने जानबूझकर नहीं की। अभी विक्स की शीशी लेकर बैठ जाती। उसके जाते ही मैंने चेहरे पर हाथ फेरा। सचमुच आंसुओं से भीग रहा था। मतलब यह 30 साल पुराना जख्म अब भी हरा है। अब तो ईश्वर की कृपा से सब सुख चैन है, पर यह घाव जरा सा छू जाए तो टीस उठता है। और ऐसे घाव, ऐसे जख्म एक थोड़े ही हैं, कई हैं। मेरी सास को अपनी बात मनवाने की, अपना अस्तित्व जताने की, अपनी महत्ता प्रतिपादित करने की अद्भुत क्षमता थी। कोई भी खुशी का मौका हो, या तो वे बीमार पड़ेंगी या रोने बैठ जाएंगी या फिर लड़ पड़ेंगी। मुझे एक भी ऐसा तीज त्यौहार याद नहीं आता जब घर में उन्होंने हंगामा न किया हो। उस समय मेरा भी बचपना था, नई नई उमंगें थीं, शौक़ थे, अरमान थे, इसीलिए निराशा भी बहुत होती थी। पर हर बार कुढ़न के सिवा कुछ भी हाथ नहीं आता था। नूपुर का पहला जन्मदिन याद आ रहा है। मेरी शादी के बाद घर में यह पहला आयोजन था जो मैं अपनी जिम्मेदारी पर कर रही थी, इसीलिए मेरे उत्साह का अंत नहीं था। मैंने बड़े कलात्मक निमंत्रण पत्र बनाए थे। गुड़िया के लिए सफ़ेद फ्रिल वाली प्यारी सी फ्रॉक बनवाई थी। नाव के आकार का केक बनवाया था। रात भर जागकर बच्चों के लिए रिटर्न गिफ्ट्स पैक किए थे। बहुत दिमाग खपाकर मेन्यू तैयार किया था। 2 दिन पहले मिठाइयाँ तैयार कर ली थी। यहाँ वहाँ से प्लेटें, चम्मच और गिलास आदि इकट्ठा कर लिए थे। सुबह सवेरे नूपुर को आशीर्वाद दिलाने अम्मा जी के पास ले गई तो पता चला तबीयत खराब है, बीपी हाई हो गया है। वे कुछ इस तरह निस्पंद पड़ी हुई थी कि इन्होंने तो प्रोग्राम कैंसिल करने के लिए ही कह दिया। पर भला हो डॉक्टर शर्मा का। वे बोले, ऐसी घबराने वाली कोई बात नहीं है, थोड़ा रेस्ट ले लेंगी तो शाम तक ठीक हो जाएंगी। खैर, उन्हें तो क्या ठीक होना था, शाम तक ये भी उस कमरे से बाहर नहीं निकले। दिन भर मैं अकेली ही लगी रही। आते जाते अम्मा जी का हालचाल पूछना भी ज़रूरी था। शाम को यह आलम था कि मैं मेहमानों से घिरी हुई गुड़िया का हाथ थामे केक काट रही थी और उसके पापा अम्मा के सिरहाने बैठे पेपर पढ़ रहे थे। बाद में उस बीपी का राज मालूम हुआ। अंडे वाले केक पर यह तीखी प्रतिक्रिया थी। मैंने अपना सिर पीट लिया। यह बात पहले भी तो बताई जा सकती थी, लेकिन पहले बता देती तो फिर यह नाटक कैसे हो पाता। तर्क तो यह दिया गया कि कुछ अपनी अक्ल से भी तो काम लेना चाहिए। अक्ल तो मेरी सचमुच मारी गई थी, नहीं तो हर बात के लिए हाई कमान की मंजूरी न ले लेती। पायल हुई तो घर में ऐसा मातम छा गया जैसे पता नहीं क्या हो गया है। मिठाई तो दूर, किसी ने उसके लिए एक नई फ्रॉक तक नहीं खरीदी। 2 महीने तक बेचारी नूपुर की उतरन पहनती रही। आखिर एक दिन डरते डरते मैंने उसके नामकरण के लिए पूछ लिया तो तुनक कर बोली, कुछ भी रख लो, क्या फ़र्क पड़ता है। नहीं, मैं सोच रही थी कि इस बहाने कॉलोनी की औरतों को ही बुला लेती, कम से कम उसके नाम पर 5 गीत तो बज जाते। तुम तो ऐसा जश्न कर रही हो जैसे लड़का हुआ है, उन्होंने कसैले स्वर में कहा। तो मैं चली आई। मेरे बाहर पाँव देते ही वे इनसे बोली, इसीलिए मैं इस रिश्ते के लिए मना कर रही थी, पर उस समय तो तुम कुछ सुनने की स्थिति में नहीं थे। इसकी माँ के भी 3 लड़कियाँ ही हैं। पता नहीं अब हमारे यहाँ भी बेटा होगा या नहीं, नहीं तो पितर प्यासे ही रह जाएंगे। वे और किसी कारण से मुझे मना करती तो मैं जिद न पकड़ती, पर उनकी इस आखिरी बात ने मेरा खून खौला दिया। हाँ, हम 3 बहनें ही थीं, पर हमारे माता पिता ने हमें कभी यह एहसास नहीं होने दिया कि हम अनचाही संतान हैं। मैं भी अपनी बेटियों को यह कभी महसूस नहीं होने दूंगी। और मैंने एक छोटा सा आयोजन कर ही डाला। उस दिन अम्मा जी बीमार तो नहीं पड़ी, पर मंदिर चली गईं। रामदेई ने टोका तो बोली, वहाँ भागवत बैठी है, उसे खंडित कर दूं क्या? इनके यहाँ तो अब रोज़ ही बच्चे होते रहेंगे।
उनके पीछे मैं क्या अपना पूजा पाठ छोड़ दूं? कुणाल के जन्म पर मुझे सिर्फ इसी बात की तसल्ली थी कि अब अम्मा जी खुश हो जाएंगी, उनके सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। पर वे तो उसे गोद में लेते ही रो पड़ी। बोली, तू कहाँ से आ गया रे? मैं तो समझी थी तेरे दादाजी का वंश डूब ही जाएगा। खुशी के मौके पर रोना उनका खास उसूल था। अपने स्वर्गीय पति की याद को जैसे वे गांठ में बांध कर रखती थीं। उसके बहाने वे किसी भी समय आंसू बहा लेती थीं। कुणाल का मुंडन हो, जनेऊ हो, यहाँ तक कि उसके मेडिकल में दाखिले पर भी उनकी याद आ गई थी। इनके तो हर प्रमोशन पर अम्मा जी का आंसू बहाना लाजमी था। इस बंगले का जब गृह प्रवेश हुआ तो उन्हें इसलिए रोना आया कि उनकी ज़िंदगी तो किराए के 2 कमरों में ही पूरी हो गई। ये ठाठ उन्हें नसीब न हुआ। नई गाड़ी में बैठी तो फफक कर रो पड़ी। बोली, तुम्हारे बाबूजी बेचारे 8-8 मील दूर तक साइकिल से जाते थे। एक स्कूटर तक हम लोग खरीद नहीं सके। पता नहीं क्यों उस स्वर्गीय व्यक्ति की कल्पना मैंने कभी अपने ससुर के रूप में नहीं की। न कभी मुझे वे कुणाल के दादा या इनके पिता के रूप में याद आए। मेरे लिए उनका वजूद सिर्फ अम्मा जी के पति के रूप में था। कभी कभी उन पर बड़ा गुस्सा आता कि उन्हें दुनिया से भागने की ऐसी क्या जल्दी पड़ी थी। कुछ दिन रह जाते तो कम से कम मेरे घर की हर खुशी में यह आंसुओं का खारापन तो न घुलता। उस दिन कुणाल की शादी का रिसेप्शन था। हम दोनों हॉल के प्रवेश द्वार पर खड़े मेहमानों का स्वागत कर रहे थे। उनकी आवभगत का जिम्मा दोनों बेटियों का था। मेरी बहनें भी उत्साह से भीतर बाहर की व्यवस्था देख रही थीं। भीतर से आने वाला हर व्यक्ति मुझे सुंदर सी बहू के लिए बधाई दे रहा था, इनसे खाने की तारीफ कर रहा था। सारा वातावरण खुशी से सराबोर था। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे जीवन में अब पाने के लिए कुछ भी शेष नहीं रह गया है। एकाएक मैंने लक्ष्य किया कि ये गुमसुम से खड़े हैं। हर आगंतुक के स्वागत में मुस्कुराते ज़रूर हैं, पर वह मात्र औपचारिकता है। मेरी बहन ने भी इस बात को नोट किया और पास आकर बोली, जीजा जी, आप इतने मायूस क्यों लग रहे हैं? आज तो खुशी का दिन है। ये भर्राए कंठ से बोले, अम्मा की बहुत याद आ रही है। वो होती तो कितना खुश होती। कुणाल की शादी का उन्हें बड़ा अरमान था। मैंने सिर पीट लिया। तो अब क्या यह भला आदमी माताजी की परंपरा को भी निभाएगा? थोड़ी बहुत शुरुआत तो इन्होंने कर ही दी है। अम्मा जी ने घर में कभी रबड़ी नहीं आने दी, क्योंकि वह बाबूजी का प्रिय व्यंजन था। वे खुद कभी समोसे नहीं खाती थी, न घर में बनाने देती थी, क्योंकि जिस दिन बाबूजी का एक्सीडेंट हुआ था उस दिन नाश्ते में समोसे ही बनाकर रखे थे। शुक्र था कि बाजार के खाने पर पाबंदी नहीं थी, पर हम लोग अकेले जाते ही कितना थे। अम्मा जी की मृत्यु के बाद इन्होंने बेसन के लड्डू छोड़ रखे थे। फिर मुझे भी घर में बनाना अच्छा नहीं लगता था, पर कुणाल की शादी में मैंने वे सारी चीज़ें बनवाईं जो अब तक घर में नहीं बनती थी। आखिर हम लोग इस लिजलिजी भावुकता से कब तक चिपके रहते? अतीत के खोल से कभी तो बाहर आना ही था। गाड़ी का परिचित हॉर्न सुना तो मैंने उठने का भरसक प्रयत्न किया, पर शरीर जवाब दे गया। तब तक ये कमरे में आ चुके थे। बोले, अरे अब तक लेटी हो? तबीयत तो ठीक है ना? मैंने सूखी हंसी हंसकर कहा, तबीयत ठीक होती तो मैं क्या इस समय तक लेटी रहती? वही तो, चलो डॉक्टर मिश्रा के यहाँ चलते हैं, या उन्हें यहीं बुला लें। पहले आप चाय नाश्ता तो कर लीजिए। हाथ मुँह धोकर ये नाश्ता करने चले गए। 1 कप चाय मेरे लिए कमरे में भिजवाई गई। चाहते तो वे खुद भी यहाँ मेरे साथ बैठकर पी सकते थे, पर उनसे इस तरह के सौहार्द की आशा करना मैंने कब से छोड़ दिया है। वे तो डॉक्टर को घर बुलाना चाहते थे, पर मैंने ही मना कर दिया। ऐसी बीमार तो मैं थी नहीं, और फिर कौन सा पैदल जाना था। डॉक्टर मिश्रा ने भी यही कहा, आपको कुछ नहीं हुआ है, बस ओवर एक्जर्शन है। 2-4 दिन बिल्कुल आराम कीजिए, ठीक हो जाएंगी। और फिर जैसा कि रिवाज है, उन्होंने 2-4 गोलियां पकड़ाईं, 3-4 लिख दी। पतिदेव ने बड़ी तत्परता से केमिस्ट की दुकान के सामने गाड़ी रोककर खरीद भी दी। उनका कर्तव्य जो था पूरा हो गया। घर आते ही बोले,
आई थिंक यू आर ऑल राइट नाउ। थोड़ा क्लब हो आऊँ? 15 दिन से घर में बैठा हूँ, बोरियत हो रही है। मुझे बड़ा ताव आया। खुद ज़रा सा बीमार होंगे तो सारा घर सिर पर उठा लेंगे, और दूसरा कोई बीमार पड़ेगा तो उसे डॉक्टर के भरोसे छोड़कर निश्चिंत हो जाएंगे। सच है, ज़्यादा सहनशील होना भी गलत है। घर में फिर कोई पूछ परख नहीं होती। मेरे चेहरे के भाव शायद उन्होंने पढ़ लिए। बोले, अच्छा जाने दो, क्लब नहीं जाता। सक्सेना रस्तोगी वगैरह को यहीं बुला लेता हूँ, घर पर ही 1-2 गेम खेल लेंगे। पंडित चाय वाय तो बना देगा ना? मतलब आज उन्हें खेलने की तलब लगी है। बच्चे चले गए हैं ना, इसलिए घर में मन नहीं लग रहा। पर थोड़ा मेरा भी तो ख्याल किया होता। मुझे भी तो सोना घर काटने को दौड़ रहा है। घड़ी भर मेरे पास ही बैठ लेते, दोनों मिलकर शादी की तस्वीरें देखते, समधियों पर टीका टिप्पणी करते, बहू के रूप गुणों की चर्चा करते। 15 दिन से क्लब नहीं गए हैं यह तो याद है, पर यह भूल रहे हैं कि पिछले 1 महीने से हम लोगों ने आपस में ढंग से बात भी नहीं की है। बस भागम भाग ही मची हुई थी। शायद मेरी ही बद्दुआएं लगी होंगी। इनका एक भी दोस्त फ़ोन पर नहीं मिला। मन मारकर ये पेपर लेकर टीवी के सामने बैठ गए। ओढ़ आड़ कर फिर मैं भी वहीं जाकर बैठ गई। कमरे में मेरा दम घुट रहा था। किसी से बात करने को जी तरस गया था। कल परसों तक घर में इतनी चहल पहल थी और आज एकदम सन्नाटा है। यह टीवी जो घर में ना होता तो मैं तो पागल ही हो जाती। कार्यक्रम देखते देखते मैं ऊँघने लगी थी कि एकाएक फ़ोन की घंटी बजी। मैं लपक कर बेडरूम में गई और कॉर्डलेस उठा लिया। कुणाल का ही था। सॉरी मम्मा, दिन भर इतना घूमते रहे कि रिंग करने का समय ही नहीं मिला। अभी अभी लौटे हैं। कोई बात नहीं बेटे। सौम्या कैसी है? फाइन। बात कीजिए। फिर सौम्या की पतली सी आवाज़ आई। मम्मी आप कैसी हैं? सुबह खूब टायर्ड लग रही थी। अब ठीक हूँ, दिन भर खूब सोती रही। पापा कैसे हैं? अच्छे हैं, टीवी देख रहे हैं। उनसे प्रणाम कहिएगा, हम लोग सुबह निकल रहे हैं। अच्छा, हैप्पी जर्नी बेटे। ज़रा कुणाल को फ़ोन दो। फिर कुणाल को 2-4 ज़रूरी हिदायतें देकर मैंने फ़ोन रख दिया। मुड़कर देखा तो ये पीछे खड़े थे। कुणाल का फ़ोन था? हाँ, सुबह गोवा के लिए निकल रहे हैं। मुझसे बात तो करवाई होती। मुझे लगा आप टीवी देख रहे हैं। वहाँ देखने को क्या है, एक से एक फूहड़ प्रोग्राम आ रहे हैं। अपनी तबीयत के बारे में तो तुमने बताया नहीं होगा। नहीं बताया। इतनी दूर से भला वह क्या कर लेता। और अब डॉक्टर मिश्रा को दिखाया तो है। बट सेकंड ओपिनियन इज़ ऑलवेज बेटर। घर का डॉक्टर है, उसे कंसल्ट करने में क्या बुराई है। मुझे ऐसी कोई गंभीर बीमारी नहीं हुई है, पर ऐसी ज़रूरत पड़ी तो शहर में और भी डॉक्टर हैं। घर के डॉक्टर को इस समय मैं कष्ट देना नहीं चाहती। ज़िंदगी भर तो उसे मरीजों से सिर मारना ही है। मैं चाहती हूँ हफ्ता 10 दिन तो वे इन सब बातों को भूल जाएं। यही तो 4-8 दिन हैं जो उनके बिल्कुल अपने होंगे। इसीलिए मैंने आपको फ़ोन नहीं दिया। मैं नहीं चाहती कि इस समय उनके मन पर कोई बोझ हो, उनके दरमियान किसी का साया भी हो। जरा सी चिंता, जरा सी दुविधा उनके मुख का स्वाद छीन लेगी। खुशी के यही तो 2-4 पल होंगे जो उन्हें हमेशा तरोताज़ा बनाए रखेंगे। इन्हीं चंद मीठी यादों के बल पर तो वे ज़िंदगी की कड़वाहट झेल सकेंगे। ये मुँह बाय मेरा वक्तव्य सुन रहे थे। मैं शायद कुछ ज़्यादा ही रुमानी हुई जा रही थी, पर मुझे विश्वास है मेरा एक भी वाक्य इनके पल्ले नहीं पड़ा होगा। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं।